27 नवंबर 2020 इसी दिन जब वो अपनी कार से कहीं जा रहा था, तब एक गाइडेड रिमोट मशीन गन से उसकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग होती है। तो उसकी लोकेशन को मोसाद के एजेंट्स कंफर्म करते हैं और आसमान में F-16 फाइटर जेट जो पहले से ही तैनात था, जैसे ही उसको लोकेशन कंफर्म होती है, वो लेजर गाइडेड मिसाइल को उस बिल्डिंग के ऊपर गिरा देते हैं। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस हमले को करने से पहले इजराइल ने यूएस प्रेसिडेंट को कॉन्फिडेंस में ले लिया था और उनको इस हमले के बारे में सारी जानकारी पहले ही दे दी गई। इतने सारे पेजर्स में जब एक साथ ब्लास्ट हुए तो लेबनान के हॉस्पिटल में एकदम से भीड़ बढ़ने लगती है। डॉक्टर्स की लीव भी कैंसिल कर दी जाती है। हद तो तब हो गई जब पेजर अटैक से मारे गए लोगों के जनाजे की भारी भीड़ के अंदर वॉकी टॉकी सेट में भी ब्लास्ट होना स्टार्ट हुआ। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, हर इलेक्ट्रॉनिक चीजों से लोग घबराने लगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पेजर है क्या। सन 1980 और 90 के दशक में जब मोबाइल फोन का दूर दूर तक कहीं कोई आता पता नहीं था, उस दौर में पेजर रखना बहुत बड़ी शान मानी जाती है। कुछ मूवीज में भी आपने इनको देखा होगा, जैसे कि गैंग ऑफ वासेपुर और पुष्पा। एग्जाम्पल के तौर पर जब किसी कंपनी के हेड को अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज को एक साथ मैसेज कन्वे करना होता था, तब वो पेजर का इस्तेमाल करता था। पेजर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से दूर स्थित किसी अन्य व्यक्ति के पास मैसेज भेजा जाता है। इसमें इंटरनेट का सहारा नहीं लिया जाता, बल्कि रेडियो फ्रिक्वेंसी की मदद से इस पर मैसेज सेंड किए जाते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि पेजर पर सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होता है, मतलब आप पेजर पर मैसेज रिसीव तो कर सकते हो, लेकिन आप रिप्लाई नहीं कर सकते। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से हिजबुल्लाह ने अपने सारे लड़ाकों को मोबाइल फोन की बजाय पेजर यूज करने की सलाह दी? अब इसे समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। ईरान का एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था मोहसिन फखरीजादा, जो कि ईरान के लिए परमाणु बम बना रहा था। अब ये बात जैसे ही इजराइल को पता चलती है तो इजराइल अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को उसे खत्म करने का जिम्मा दे देती है, जो कि ऐसे टारगेट को किल करने में काफी माहिर मानी जाती है। मोसाद के एजेंट्स ने मोहसिन फखरीजादे के मोबाइल फोन से उसकी लोकेशन को ट्रैक करके कई दिन तक उसकी रेकी की। और 27 नवंबर 2020 इसी दिन जब वो अपनी कार से कहीं जा रहा था, तब एक गाइडेड रिमोट मशीन गन से उसकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग होती है। और ये सब इतने गुप्त तरीके से हुआ था कि आज तक किसी को इस बात का पता नहीं चल पाया कि ईरान की न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की मौत के पीछे आखिर कौन था। ठीक इसी तरह हमास का एक कमांडर था महमूद अल-मबा, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने इजराइल के 2 सैनिकों को किडनैप करके बेरहमी से उनकी हत्या की थी, और जिससे बदला लेने के लिए इजराइल बहुत बेताब था। बार बार अटैक होने के बावजूद भी वो बच जाता था। तभी मोसाद को खबर लगती है कि हमास का मोस्ट वांटेड महमूद अल-मबा कई दिनों से इलीगल वेपन्स की डीलिंग करने दुबई में बार बार आना जाना करता है। 19 जनवरी 2010 महमूद अल-मबा दुबई पहुंचकर होटल में एक ऐसे रूम को बुक करता है जिसमें दरवाजे के अलावा एक भी खिड़की ना हो। जब वो दुबई के अल्बुसाना होटल के रूम नंबर 230 में करीब 3:30 बजे पहुंचता है और ठीक 1 घंटे बाद 4:30 बजे वहां से चला जाता है। फिर वो रात में 8:30 बजे वापस अपने रूम में आता है, जैसा कि इस वीडियो में साफ जाहिर होता है। उसके रूम की 2 कीज थी, एक होटल के पास और दूसरी उसके पास, और इसके अलावा उस रूम में आने जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसके रूम में आने के बाद मोसाद के एजेंट्स उसको बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर देते हैं, फिर पिलो से उसका मुंह दबाकर उस पर दम घोट देते हैं। अब उस रूम में कौन आया, कब आया, कैसे आया, आज तक इस बात को किसी को कुछ भी नहीं पता। इसी प्रकार हिजबुल्लाह का एक कमांडर था फौज शुक्र, जो बेरूत में हिजबुल्लाह का मिलिट्री ऑपरेशन देखता था। एक 7 मंजिला बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पर उसका ऑफिस था, जो चारों तरफ से मजबूत दीवारों से घिरा हुआ था। जिस दिन उसका मर्डर हुआ, वो इसी ऑफिस में बैठकर अपने मिलिट्री ऑपरेशन की अपडेट मोबाइल फोन के जरिए ले रहा था, जिसकी लोकेशन मोसाद के एजेंट्स को पता चल जाती है, जो कई दिनों से उसकी हरकतों पर नजर बनाए हुए थे। मोसाद के एजेंट उसका फोन हैक करके उसे एआई के जरिए कॉल करके 7th फ्लोर पर आने के लिए कहते हैं, जो कि मोसाद की प्लानिंग का एक हिस्सा था और जिसमें उनको कामयाबी हुई। जब वो 7th फ्लोर पर आता है, तब उसकी लोकेशन को मोसाद के एजेंट्स कंफर्म करते हैं और आसमान में F-16 फाइटर जेट, जो पहले से ही तैनात था, जैसे ही उसको लोकेशन कंफर्म होती है, वो लेजर गाइडेड मिसाइल को उस बिल्डिंग के ऊपर गिरा देता है। इससे काफी बड़ा धमाका होता है और 7th फ्लोर जहां पर फौज शुक्र मौजूद था, उसके चीथड़े उड़ जाते हैं और उसके साथ साथ वहां पर मौजूद कई और लड़ाकों की भी मौत हो जाती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं लगातार घट रही थी और ऐसे में जो समझदार लोग थे वो आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम से कम करने लगे थे और इसके बदले में लेटर या फिर थोड़ा बहुत पेजर का यूज करने लगे थे। इसी बीच एक दिन फरवरी 2024 में हिजबुल्लाह का लीडर हसन नसरल्लाह अपने सभी लोगों को वीडियो के जरिए एक संदेश देता है कि ये जो मोबाइल फोन है आपके पास या आपके बीवी बच्चों के पास, असल में यही इजराइल का एजेंट है और वो इस मोबाइल फोन के जरिए हम पर नजरें जमाए बैठा है और वो सभी को मोबाइल फोन के यूज न करने का सलाह दे देता है। और इसी वीडियो संदेश के बाद
ये जो हिजबुल्लाह के इलाके थे वो अब धीरे धीरे मोबाइल छोड़कर पेजर की तरफ शिफ्ट होने लगे। अब तारीख आती है मार्च 2024, जब हिजबुल्लाह का लीडर हसन नसरुल्लाह अपने ग्रुप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिसाइड करता है कि वो अपने लड़ाकों को अब पेजर पर शिफ्ट करेगा, जिससे उनकी जानकारी डिस्क्लोज ना हो और जानमाल का खतरा भी कम से कम हो। अब हिजबुल्लाह को करीब 5000 पेजर्स की जरूरत थी, जिसके लिए उसके आदमी बल्क में ऑर्डर करने के लिए पूरी दुनिया में कंपनी की तलाश में लग जाते हैं। उन्हें कुछ स्पेसिफिक मॉडल के ही पेजर्स चाहिए थे, जिसका नाम था AR924। जब पेजर खरीदने की बात जोर शोर से उठने लगती है तो इसकी जानकारी इजराइल को लग जाती है कि हिजबुल्लाह जो है वो बल्क में पेजर खरीदने के लिए कंपनी सर्च कर रहा है। और इजराइल में इस टाइप के काम को जो इंटेलिजेंस यूनिट अंजाम देती है उसका नाम है A200। इजराइल की टोटल 3 इंटेलिजेंस यूनिट है। पहली मोसाद है जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस को अंजाम देती है। दूसरी है सिनबेट, इजराइल की इंटरनेशनल सिक्योरिटीज पर काम करती है, जो बाहर से आने वाले स्पाई आदि को ढूंढ कर मारती है। और तीसरी है अगाफा मोदी, ये इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस है और इसी के अंदर एक यूनिट है समोइन मोटाइन। इसी यूनिट को A200 बोलते हैं, जो कि साइबर प्रोग्राम्स में एक्सपर्ट है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उनमें बॉम्ब फिक्स करना हो, अब ये सारे काम इसी यूनिट द्वारा किए जाते हैं। अब इस यूनिट का काम था कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है जो पेजेस बनाती हैं उनमें सेंधमारी करें। ये 3-4 कंपनी से संपर्क भी साधते हैं। तभी इनके पास एक इंटेल आता है कि ताइवान में एक कंपनी है अपोलो गोल्ड, उससे हिजबुल्लाह की पेजेस खरीदने की बात चल रही है और वो पहले भी यहाँ से पेजेस मंगा चुका था। तो ये कंपनी उसके लिए पहले से ही विश्वसनीय थी, क्योंकि बाकी यूरोपियन कंट्रीज जैसे अमेरिका और जापान ने तो वैसे भी हिजबुल्लाह को आतंकी ग्रुप घोषित किया हुआ था। सिक्योरिटी की रीजन से ताइवान हिजबुल्लाह के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंट्री थी, चाहे कम्युनिकेशन करना हो या पेमेंट, एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज। और जो अपोलो गोल्ड कंपनी थी वो काफी बड़ी थी, तो उसमें इजराइल का सेंध लगाना भी इतना आसान नहीं था। अब इजराइल क्या करता है कि उसने पहले से ही अलग अलग कंट्रीज में जो कंपनी रजिस्टर्ड की हुई थी ताकि जरूरत के वक्त काम आ सके, क्योंकि कोई भी कंपनी नई कंपनी के साथ बिजनेस करने में उतना भरोसा नहीं दिखाती, जबकि पुरानी वेल सेटल्ड कंपनी के साथ बिजनेस करने में आसानी होती है। इजराइल ने हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में एक कंपनी रजिस्टर्ड की हुई थी जो सेल बनाने का काम करती थी। हंगरी की जो पॉलिसी थी वो अदर यूरोपियन कंट्रीज की तुलना में काफी आसान थी और उसका जो कॉर्पोरेट टैक्स था वो भी काफी कम था, जिससे वहां से बिजनेस ऑपरेट करना काफी आसान था। अब इजराइल द्वारा हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट की 14th डिस्ट्रिक्ट में 33A1142 बुडापेस्ट के इसी एड्रेस पर इसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर एक पेजर बनाने की कंपनी BAC कंसल्टिंग के नाम से सेटअप कर दी जाती है। इसी बिल्डिंग में 13 कंपनी और भी रजिस्टर्ड थी, पर अभी इस पते पर आप जाओगे तो शायद कोई भी नहीं मिलेगा, सब वहां से गायब हो चुके हैं। लेकिन पेजर ब्लास्ट से पहले तक इस कंपनी में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था क्रिस्टियाना बार्टोनी, जो कि इस कंपनी की CEO थी। लेकिन अभी तक हंगरी की तरफ से ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये लड़की इजराइल के साथ मिली हुई थी या इसे जॉब के लिए हायर किया गया। BAC कंसल्टिंग कंपनी ने क्रिस्टियाना को अपनी कंपनी की वेबसाइट के प्रोफाइल में एक अर्थ चाइल्ड इंस्टीट्यूट का बोर्ड मेंबर बताया था, जो कि एक पर्यावरण से संबंधित सोसाइटी है और न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड है। बट रॉटर्स फैक्ट रिसर्च कंपनी के पता लगाने पर यह झूठ निकला। इजराइल ने उसके रिज्यूम में भी उसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की प्रोजेक्ट मैनेजर बताया, जबकि ये भी झूठा था। अब इजराइल को पता था कि हिजबुल्लाह कभी भी BAC कंसल्टिंग या किसी भी न्यू कंपनी के साथ पेजेस ऑर्डर नहीं करेगा, तो ऐसे में अब इजराइल का नया टास्क था अपोलो गोल्ड जैसी बड़ी कंपनी के साथ हाथ मिलाने का और उसको राजी करने का, जो कि काफी मुश्किल काम। ये क्या करते हैं, हंगरी से एज ए बिजनेसमैन बनकर ताइवान पहुंचते हैं और अपोलो गोल्ड के साथ लगातार मीटिंग्स करते हैं और उन्हें अपने साथ बिजनेस करने के लिए मना लेते हैं। इन दोनों के बीच एग्रीमेंट कुछ ऐसा हुआ था कि ये जो BAC कंसल्टिंग कंपनी है वो पेजर तो खुद बनाएगी, लेकिन ब्रांडिंग के लिए अपोलो गोल्ड का नाम यूज करेगी। अपोलो गोल्ड के फायदे की डील थी, इसलिए वो हाँ कर देती है, जिससे इजराइल का काम और भी आसान हो जाता है। अब इजराइल पेजर्स को बनाकर मार्केट में अपोलो गोल्ड के नाम से बेचना स्टार्ट कर देता है। एग्रीमेंट की वजह से अब BAC कंसल्टिंग बन चुका था अपोलो गोल्ड। इजराइल को इंतजार था हिजबुल्लाह की तरफ से बल्क में पेजर्स के ऑर्डर आने का। तो ऐसे में जो इजराइल के स्पाई एजेंट्स हैं और जो लेबनान में हिजबुल्लाह के मेंबर्स के बीच में एक्टिव है, उनको एक टास्क दिया जाता है कि वो कैसे भी करके हिजबुल्लाह क्लाइंट्स को पेजर्स के बल्क ऑर्डर के लिए उस अपोलो गोल्ड कंपनी के पास लेकर आए, जिसे BAC कंसल्टिंग कंपनी यानी कि इजराइल के द्वारा चलाया जा रहा है। सिक्योरिटी इशू की वजह से हिजबुल्लाह भी इस टाइप की डील कभी भी डायरेक्ट नहीं करता है, वो भी कई चैनल्स के थ्रू ऐसी डील्स करता है और इजराइल इन्हीं चैनल्स में से किसी एक के साथ सेंधमारी करके अपने काम को अंजाम देता है। हालांकि हिजबुल्लाह ने किस क्लाइंट के थ्रू इन 5000 पेजेस का ऑर्डर BAC कंसल्टिंग की अपोलो गोल्ड को दिलवाया, ये अभी तक किसी को भी पता नहीं चल पाया। स्काई न्यूज के हवाले से खबर आई कि हिजबुल्लाह ने टोटल 5000 पेजेस का ऑर्डर किए थे, जिनमें से वो 3000 की डिलीवरी ले चुका था और 2000 पेजेस अभी भी आने बाकी थे। इस दौरान एक खबर और सामने आती है कि ये जो BAC कंसल्टिंग कंपनी थी, जिसे इजराइल ने हंगरी की कंपनी बताया था,
जब ये ताइवान की अपोलो गोल्ड कंपनी को एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पेमेंट करती थी, तब उसकी बड़ी बड़ी पेमेंट्स कई बार मिडिल ईस्ट से आ रही थी। तब ताइवान की इकोनॉमी मिनिस्ट्री ने अपने बैंक्स को बोलकर ये पेमेंट्स होल्ड करवा दी और इस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि पेजर अटैक सितंबर महीने में ही करा दिया गया, कि कहीं इन्वेस्टिगेशन में इजराइल का खुलासा ना हो। ब्रिटिश आर्मी के एक फॉर्मर बॉम्ब डिस्पोजल ऑफिसर है जिनका नाम है सीनमोर हाउस। उनके अनुसार ये जो पेजर है उसमें दो बैटरीज होती है। एक स्पीकर होता है जो मैसेज आने पर बीप बीप की आवाज करता है, एक मोटर होती है जिससे साइलेंट मोड पर पेजर वाइब्रेट करने लगता है, एक रेडियो एंटीना होता है जो वायरलेस सिग्नल को कैच करता है, और दो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं जो कि मैसेज को रीडेबल फॉर्म में चेंज करते हैं। रेडियो सिग्नल पर काम करने की वजह से इसको ट्रैक कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। मोस्ट प्रोबेबली पेजर में जो दो बैटरीज होती हैं उनमें से एक बैटरी के साथ टेम्पर्ड किया गया था। इन्होंने पहली बैटरी से पेजर को पावर देने के हिसाब से बनाया और जो दूसरी बैटरी है उसमें एक्सप्लोसिव मटेरियल फिल कर दिया। ये जो एल्कलाइन बैटरी होती है उसमें प्रत्येक बैटरी का वजन होता है वो केवल 23 ग्राम होता है और इतने ही वजन का एक्सप्लोसिव मटेरियल इसमें भर दिया गया होगा। अब इसमें ऐसा कौन सा मटेरियल भरा जिससे इतना बड़ा धमाका हो गया, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आखिर वो दिन आ ही जाता है जिस दिन ये अटैक होना था, यानी 17 सितंबर 2024। इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट एक मीटिंग बुलाती है जो कि हिजबुल्ला के रिगार्डिंग, और रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस हमले को करने से पहले इजराइल ने यूएस प्रेसिडेंट को कॉन्फिडेंस में ले लिया था और उनको इस हमले के बारे में सारी जानकारी पहले ही दे दी गई। एक्चुअली में ये हमला करने के पीछे ये भी एक मेन वजह थी कि जो नॉर्थ इजरायलिस्ट थे वो लेबनान के हमले के डर से साउथ इजराइल में शिफ्ट हो रहे थे, जिसकी वजह से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर प्रेशर डेवलप हो रहा था और वो नहीं चाहते थे कि गाजा जैसा हमला दोबारा इजराइल के अंदर हो। अब 17 सितंबर का दिन था, दोपहर के 3:30 बज रहे थे। तभी लेबनान में हिजबुल्ला के जितने भी पेजर यूजर्स थे उनके पेजर्स में एक अलार्म बजता है और उसमें एक मैसेज आता है जिसमें अरेबिक भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जो कि मैसेज आने का एक सेट पैटर्न था। सभी लोगों को यही लगा कि उनके लीडर्स का मैसेज आया होगा और जैसे ही लोग पेजर्स में आए मैसेज को पढ़ने के लिए उसे अपनी आंखों के सामने लाते हैं तभी उसमें धमाका हो जाता है। एक साथ हजारों पेजर्स मॉल, स्टेशन, बस स्टैंड, शॉप्स, घर सभी जगह फटने स्टार्ट हो जाते हैं। लगभग 2750 इंजरीज रिपोर्ट की जाती है जिसमें 40 लोगों की डेथ हो जाती है और जो इंजर्ड भी थे तो उनकी कंडीशंस कुछ ऐसी हो चुकी थी कि पूरी जिंदगी वो बिना सपोर्ट के नहीं रह सकते थे, क्योंकि किसी की कमर के नीचे का हिस्सा गायब था तो किसी की आंखें बाहर निकल आई। ऐसी बच्ची भी इस धमाके में मारी जाती है जो केवल 9 साल की। पेजर पर मैसेज आने पर वो उसे अपने पिता के पास उनको देने के लिए ले जा रहे हैं, तभी उसमें ब्लास्ट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। एक्चुअली इसमें धमाका करने के लिए PETN नाम का एक विस्फोटक पदार्थ डाला जाता है जो बहुत ही कम क्वांटिटी में बड़ा धमाका करने के लिए जाना जाता है। सुनने में तो यहाँ तक आया है कि जो ईरान के राजदूत थे लेबनान में, मोस्तफा अमानी, वो भी इस पेजर के हमले में घायल हो जाते हैं। तो सभी जगह ये प्रश्न उठने लगता है कि आखिर ईरानी एम्बेसडर के पास हिजबुल्लाह का पेजर क्या कर रहा था। इतने सारे पेजर्स में जब एक साथ ब्लास्ट हुए तो लेबनान के हॉस्पिटल में एकदम से भीड़ बढ़ने लगती है, डॉक्टर्स की लीव भी कैंसिल कर दी जाती है। हद तो तब हो गई जब पेजर अटैक से मारे गए लोगों के जनाजे की भारी भीड़ के अंदर वॉकी टॉकी साइड में भी ब्लास्ट होना स्टार्ट हो गया। कुछ देर बाद बेरूत से खबर आती है कि कुछ लोगों के घर पर उनके सोलर पैनल में भी ब्लास्ट हुआ है। लेबनान के अंदर अब लोग घबरा जाते हैं कि अगला ब्लास्ट किस में होगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, हर इलेक्ट्रॉनिक चीजों से लोग घबराने लगे। बाद में खबर आती है कि ये जो वॉकी टॉकी है वो जापान की कंपनी का आइको मॉडल IC-F24 है, लेकिन जब जापान से इसके बारे में पूछा जाता है तो जापान की कंपनी का स्टेटमेंट आता है कि ये सेट तो उसने 2014 में ही बनाना बंद कर दिए थे। पूरी दुनिया हैरान थी कि आखिर रेडियो सिग्नल वाले पेजर में धमाका कैसे संभव। बाद में एक्सपर्ट्स ने इस पर बताया कि पेजर्स के अंदर पहले से ही कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया होगा और जैसे ही इसमें कोई एनक्रिप्टेड मैसेज भेजा जाता है तो उसकी बैटरी हीट करने लगती है और इसी वजह से शायद उसमें ब्लास्ट हो जाता है। लेबनान में हुए इस मॉडर्न और सबसे लेटेस्ट तकनीक के हमले से बस यही चीज निकल के सामने आती है कि अब वार का एक नया फेज स्टार्ट हो चुका है, एक न्यू फेज ऑफ वारफेयर या न्यू एज ऑफ वारफेयर कह सकते हैं। मेरा तो इंडिया के लोगों से बस यही कहना है कि हमें जितने जल्दी हो सके इन डिस्प्यूटेड कंट्रीज से सामान लेना बंद कर देना चाहिए और पूरी तरह से मेक इन इंडिया पर आ जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता जितना भी सामान हम चाइना वगैरह से मंगा रहे हैं, टीवी, फ्रिज, ओवन, मोबाइल, क्या पता है सब के सब कहीं चलते फिरते बॉम्ब ना हो गए।